स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे या फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में हमने भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम वन बाय वन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में हम संघीय कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे। मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगी कि संविधान के निर्माण के पश्चात, आज़ादी के पश्चात भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। और संसदीय शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और कार्यपालिका का चयन व्यवस्थापिका में से किया जाता है। साथ ही कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बनी रहती है। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका दो भागों में विभाजित होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं और वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है, जिनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। आज हम राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 52 और 53 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। भारतीय संविधान के अध्याय 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति की पद स्थिति, निर्वाचन प्रक्रिया, पदावधि आदि का वर्णन किया गया है। संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। वास्तव में देखा जाए तो भारत में राष्ट्रपति का अलंकारिक महत्व है। वह देश का प्रथम नागरिक है, सर्वोच्च नागरिक है। समस्त जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग में ली जाती है। वह भारत का जो राष्ट्रपति है वह अमेरिका के राष्ट्रपति की भांति शक्तियों का उपभोग नहीं करता। उसकी जो शक्ति और स्थिति है वो ब्रिटिश सम्राट से मिलती जुलती है, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलती जुलती नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट की है। वह राज्य का प्रधान है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, वह राष्ट्र का प्रतीक है। प्रशासन में उसका स्थान औपचारिक प्रधान का है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के राष्ट्रपति को अलंकारिक रखा गया है, देश का प्रथम नागरिक माना गया है और जो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित की गई है। लेकिन राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह से करता है या प्रधानमंत्री के द्वारा जो राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है उस सलाह के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा कार्य किया जाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यताओं की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति तभी निर्वाचित हो सकता है जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। इस प्रकार जो भी व्यक्ति उपरोक्त योग्यताओं को पूरा करते हैं वह राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अनुच्छेद 54 के अनुसार ये कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा और निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष पद्धति को स्वीकार किया गया है। भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें दो तरह के उसमें निम्न सदस्य सम्मिलित होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली व पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
तो इस प्रकार जो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वे, संघ राज्य क्षेत्र के जो निर्वाचित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वे, और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाता है। मनोनीत सदस्य जो होते हैं उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं है। कुल वैध मतों का स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने वाले उम्मीदवार को राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। साधारण बहुमत चुनाव के लिए पर्याप्त नहीं होता है। निर्वाचित होने के लिए जो कोटा निर्धारित किया जाता है वह वैध मतों के आधे से एक अधिक होता है। निर्वाचक मंडल के सदस्य अपनी वरीयता व्यक्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम पहली पसंद के मतों की गणना की जाती है। यदि पहली वरीयता की गणना में किसी उम्मीदवार को निर्धारित कोटा या स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है तो दूसरी वरीयता के मतों की गणना नहीं की जाती है, और अगर किसी उम्मीदवार को पहली काउंटिंग में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो फिर दूसरी और तीसरी वरीयता के मतों की गणना भी की जाती है। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में संविधान द्वारा प्रयास किया गया है कि विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों में एकरूपता हो तथा संघ व राज्य के प्रतिनिधियों के बीच समता हो। भारतीय संविधान का 70वें संविधान संशोधन द्वारा संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मतों की साधारण गणना से नहीं होता। उसके लिए सदस्यों के मतों का मूल्य निकाला जाता है और उसके लिए एक फार्मूला निश्चित किया गया है जो इस प्रकार है। जब हम किसी संघ या राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य निकालते हैं तो निम्न पद्धति को यूज़ करते हैं, जैसे राज्य की जनसंख्या अपॉन राज्य या संघीय क्षेत्र विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या डिवाइडेड बाय 1000। इसी प्रकार संसद सदस्यों के मतों का मूल्य इस प्रकार निकाला जाता है। राज्यों व संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का कुल योग अपॉन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। इस प्रकार राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके मतों का मूल्य निकाला जाता है, और उसी प्रकार फिर जो संसद के विधानसभा के सदस्य हैं उनके मतों का भी मूल्य निकाला जाता है। उनके मतों का मूल्य निकालने के बाद जो राष्ट्रपति निश्चित चुनाव कोटा प्राप्त कर लेता है उसी राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। इसमें उम्मीदवार को जो भी मतदाता हैं उन मतदाताओं को राष्ट्रपति के नाम के सम्मुख अपनी पसंद अंकित करने का अधिकार होता है, और अपनी पसंद अंकित करने के साथ में पहली वरीयता में सबसे पहले पहली वरीयता के मतों को काउंट किया जाता है, और पहली वरीयता के मतों को काउंट करने के बाद यदि किसी उम्मीदवार को निश्चित चुनाव कोटा प्राप्त हो जाता है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी को पहली और दूसरी वरीयता तक भी निश्चित चुनाव कोटा ना मिले तो उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी वरीयता के मतों को काउंट किया जाता है, और यह मतों का हस्तांतरण तब तक चलता रहता है जब तक कि किसी व्यक्ति को या किसी उम्मीदवार को स्पष्ट चुनाव कोटा प्राप्त नहीं हो जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में यह प्रयास किया गया है कि किसी भी पर्टिकुलर राज्य विशेष का प्रभाव चुनाव परिणामों पर नहीं पड़े, अपितु सभी राज्यों का समान प्रभाव व महत्व हो, और संसद तथा विधानसभा सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाए। इस संदर्भ में पंडित नेहरू ने कहा, इस बात का प्रयत्न किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर न हो और संघ के इस सर्वोच्च पद को वास्तविक रूप से राष्ट्रीय पद का रूप प्राप्त हो सके। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष किए जाने के पीछे भी कई कारण हैं। संसदीय प्रणाली में चूंकि अध्यक्ष नाम मात्र का प्रधान होता है, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के अनुकूल नहीं है। पंडित नेहरू ने कहा है, यदि आप राष्ट्रपति को बालिग मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करते हैं और उसे वास्तविक शक्तियां समर्पित नहीं करते तो यह बात कुछ असंगतपूर्ण होगी। इसी कारण राष्ट्रपति के निर्वाचन को
दलगत राजनीति से पृथक रखने के लिए, और चूंकि वह नाम मात्र का प्रधान है, उसे शक्तियां भी प्रदान नहीं की गई है, इसीलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से चुना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल, त्यागपत्र तथा महाभियोग के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण से 5 वर्ष तक पद धारण करता है। कार्यकाल पूरा होने पर भी वह तब तक अपने पद पर रहता है जब तक दूसरा व्यक्ति पद ग्रहण न कर ले। राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग के कारण यदि समय से पहले रिक्त हो जाता है, और ऐसे में यदि कोई राष्ट्रपति चुना जाता है तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, न कि शेष अवधि का। त्यागपत्र देने के कई कारण हो सकते हैं, यथा स्वेच्छा, बीमारी, मंत्रिमंडल के साथ मतभेद या महाभियोग। अब जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। यदि राष्ट्रपति के द्वारा स्वेच्छा से त्यागपत्र न दिया जाए तो केवल महाभियोग की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को समय से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को है। जिस सदन द्वारा महाभियोग लगाया जाता है, उसके 1/4 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। अभियोग लगाने के 14 दिन के पश्चात उस पर विचार किया जाता है। यदि प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो वह विचारार्थ दूसरे सदन को भेजा जाता है। दूसरा सदन महाभियोग की जांच कर सकता है, विभिन्न प्रकार की कमेटियां बिठा सकता है। दूसरा सदन भी यदि कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो प्रस्ताव को स्वीकार समझा जाता है। यदि लोकसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाती है तो राज्यसभा उसकी जांच करती है, और अगर राज्यसभा आरोप लगाती है तो लोकसभा जांच करती है। राष्ट्रपति को सदन के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। वह स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकृत होने तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है, और पद रिक्त होने के 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना आवश्यक होता है। नए राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक उपराष्ट्रपति उस पद पर कार्य करता है, और यदि किसी कारण से राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों कार्य करने में असमर्थ हो तो ऐसी स्थिति में संसद उसके दायित्वों के निर्वहन की व्यवस्था करती है, और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करेगा। यह व्यवस्था आवश्यकता से उपजी है, मतलब जब ज़रूरत पड़ी तब इस तरह की व्यवस्था को लागू किया गया। राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाने का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का होता है, और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायालय के समक्ष शपथ लेता है, जो इस प्रकार होती है। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा, और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपने पद की शपथ ली जाती है, और अपने पद की शपथ लेकर भारत के ये कहा जाता है कि वह 5 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति के पद के प्रति निष्ठा और गरिमा रखते हुए, पद की गरिमा को रखते हुए अपने पद का कर्तव्य पालन करेंगे। अब आगे की क्लास में मैं आप लोगों को भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।